मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं अहलियाबाद जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम इंटर फर्स्ट ईयर का गद्य विविधा यानी 9th में से 6वां पार्ट सफलता की कुंजी टीम वर्क इसके बारे में देखेंगे। इसके लेखक है APJ अब्दुल कलाम। अब पहले इनका परिचय देखेंगे। भारत रत्न अबुल फ़कीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म सन 1931 में धनुषकोडी रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य में एक मध्य वर्गीय मुसलमान परिवार में हुआ था। भारत रत्न यानी APJ अब्दुल कलाम को एक अवार्ड है, भारत रत्न एक खिताब है। इनका पूरा नाम है अबुल फ़कीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। इनका जन्म 1931 में धनुषकोडी रामेश्वरम तमिलनाडु में रामेश्वरम के पास धनुषकोडी है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। ये एक मध्य वर्गीय मुसलमान के परिवार में यानी मिडिल फैमिली, मुस्लिम मिडिल फैमिली में इन्हों पैदा हुए। कलाम 7 भाई बहनों में से एक थे। इनका परिवार है 7 भाई 1 बहन। इनके पिता का नाम जैनुलब्दीन और माता का नाम आशिया अम्मा था। क्या है, इनके पिताजी का नाम जैनुलब्दीन है और इनके माता का नाम आशिया अम्मा। कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से अपनी 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। क्या इन्होंने तिरुचिरापल्ली में सेंट जोसेफ कॉलेज में अपनी 12वीं यानी इंटर सेकेंड ईयर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात वे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आ गए। उसके बाद इन्होंने एरोटेक्नोलॉजी इंजीनियर बनने के लिए ये पढ़ाई के लिए मद्रास में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कॉलेज में भर्ती हो गए। कलाम ने सन 1958 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के साथ अपनी नौकरी शुरू की। इन्होंने 1958 में अनुसंधान और विकास यानी DRDO में इन्होंने नौकरी करे। तत्पश्चात वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO में स्थानांतरित हो गए। यहाँ से उन्होंने वहाँ पे ट्रांसफ़र हुए ISRO के लिए। वहाँ उन्होंने SLV-3 यानी उपग्रह प्रशिक्षण वाहन 3 की मदद से रोहिणी 1 उपग्रह के निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थापित किए। क्या है, इन्होंने रोहिणी 1 सैटेलाइट ये क्या है, ज़मीन की कक्षा में पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। उनके नेतृत्व में कम दूरी और मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी और अग्नि भारत के मिसाइल शस्त्रागार में शामिल हुई। इनके नेतृत्व में यानी इनके टीम लीडर के उसमें उन्होंने कम दूरी और मध्यम दूरी यानी थोड़ी बीच की दूरी के उससे बैलिस्टिक मिसाइल ज़मीन और अग्नि के बीच ये शामिल हुई। सन 1998 में कलाम ने भारत के पोखरान परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई। वे क्या 1998 में यानी 1998 में कलाम ने भारत के पोखरान परमाणु यानी पोखरान में जो परमाणु परीक्षण हुआ उसे विस्फोटक करके देखे तो उसमें एक निर्णय और एक संगठन बनके और तकनीकी और राजनीति की भूमिका भी इन्होंने निभाए। स्वयं एक गरीब परिवार से आए थे, इसलिए सुनहरे भविष्य निर्माण में शिक्षा के शक्ति के योगदान को अच्छी तरह से जानते थे। कलाम को बच्चों से विशेष लगाव था। ये खुद यानी अबुल कलाम खुद एक गरीब फैमिली से आए हुए हैं, इसलिए उन्होंने
ये सुनहरा जो मौका है भविष्य के लिए, यानी फ्यूचर के लिए जो मौका है, इसलिए उन्होंने पढ़ाई में उसमें अच्छा योगदान देते हुए आगे बढ़ते गए। और ये कलाम को बच्चों से विशेष लगाव भी था, यानी बच्चों से सबसे घुल मिल के रहते थे। कलाम को वैसे ही अनगिनत पुरस्कार का सम्मान मिले, किंतु भारत रत्न का सम्मान उनके लिए विशेष था। कलाम को कई तरीके के, कई किस्म के पुरस्कार यानी खिताबें मिले हुए हैं, लेकिन भारत रत्न से उन्होंने अलग विशेष, यानी उनको एक अच्छा संबंध था। उन्होंने जब कभी समय मिलता लेखन कार्य में जुटे जाते हैं। उनको कभी कभी कुछ टाइम मिल गया, फुर्सत मिल गई, तो कुछ ना कुछ लिखने में वो ना जुड़ जाते थे। इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया माई टीम, उनकी चिंतन परक रचनाएं थी। इनके दो रचनाएं हैं, इग्निडेंट माइंड्स और इंडिया माई टीम। ये दो रचनाएं इनके काबिल के थे। वही दूसरी ओर विंग्स ऑफ फायर और साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, उनकी आत्मकथात्मक पुस्तकें हैं। क्या है विंग्स ऑफ फायर और साइंटिस्ट से लेके प्रेसिडेंट तक इनकी आत्मकथाएं, बायोग्राफी है। इन पुस्तकों को पढ़ने के पश्चात पता चला है कि हौसले हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये इनके जो बुक्स है वो पढ़ने के बाद ये पता चल रहा कि अगर से अपने को हौसला है, यानी कॉन्फिडेंस है, तो कुछ भी करने के लिए अपन आगे बढ़ सकते। वो चीज़ हासिल करना असंभव है, यानी वो चीज़ को अपन हासिल आसानी से कर ले सकते हैं। जो भी चीज़ असंभव है उसे संभव में अपन बदल सकते हैं। इसका उदाहरण स्वयं अब्दुल कलाम है, जो समाचार पत्र बेचने से लेकर राष्ट्रपति तक पहुँचे। एक एग्जाम्पल इन्हों खुद है अपने अब्दुल कलाम। उन्होंने बचपन में न्यूज़पेपर बेचते हुए आखिरी तौर पे इंडिया के प्रेसिडेंट तक भी उन्होंने बने। महान व्यक्तित्व के धनी कलाम जी का 27 जुलाई 2015 को शिलिंग में निधन हो गया। क्या है इनका मृत्यु 27 जुलाई 2015 शिलिंग में हुआ। प्रस्तुत अंश यानी ये जो किताब, ये जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है। ये जो लेसन है, ये जो पाठ है, टीम वर्क या सफलता की कुंजी, ये अब्दुल कलाम लिखाया गया विंग्स ऑफ फायर किताब में से लिया गया। इसका हिंदी अनुवाद श्री अरुणा तिवारी ने अग्नि की उड़ान शीर्षक से किया है। ये विंग्स ऑफ फायर, इसे हिंदी में अरुण तिवारी अग्नि की उड़ान नाम से अनुवाद किए। इसमें कलाम जी सामूहिक कार्य के महत्व का विश्लेषण करते हैं, यानी सामूहिक यानी ग्रुप वर्क। जो भी लोग ग्रुप बन के कुछ काम करेंगे तो उसे आसानी से हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे ये बता रहे थे। अब अपन पाठ में जाएंगे। भारत में आज भी ज़्यादातर लोगों के लिए टेक्नोलॉजी शब्द का अर्थ धुआं उगलते स्टील कारखाने या झनझनित मचने वाले कारखाने से है। आज भी ज़्यादा लोगों को टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ कुछ स्टील के कारखाने या नहीं तो कुछ मिशना ये समझते रहते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी शब्द की जो सही अवधारण है वो उससे बिल्कुल अलग है। लेकिन जो ये टेक्नोलॉजी का शब्द है वो ये चीज़ों से बिल्कुल अलग है। टेक्नोलॉजी में तकनीकियाँ शामिल होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे मशीनें जिन्हें इस्तेमाल करना ज़रूरी हो भी सकता है और नहीं भी, यानी ठीक वैसे ही है जैसे कि मशीनों को उसको रिपेयर करने के लिए ये ज़रूरत पड़ती है, वैसे ये मशीना उसमें इस्तेमाल भी कर सकते हैं या नहीं भी हो सकता। तकनीकियों में जैसे रासायनिक क्रियाओं के तरीके, मरीजों का इलाज, इतिहास पढ़ना, युद्ध लड़ना या उससे बचाव के तरीके भी शामिल होते हैं।
ये टेक्नोलॉजी में रासायनिक क्रियाएं, यानी जो रसायन केमिस्ट्री है उसके जो क्रियाएं उससे क्या होते हैं उसके तरीके, और मरीजों के इलाज या दवाओं को फाइंड आउट करना, और इतिहास पढ़ना, लड़ाइयाँ लड़ने के लिए कुछ बम से तैयार होने का रहता है, तो उस तरीके से युद्ध के लिए वो चीज़ों के बचाव, ये तरीके भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि टेक्नोलॉजी खुद ही अपने पोषक होती हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचना है कि जो टेक्नोलॉजी है वो खुद अपनी जीवन पोषक है। टेक्नोलॉजी है ही टेक्नोलॉजी को संभव बनाती है। जो टेक्नोलॉजी है, जो इंसान टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और कहीं टेक्नोलॉजी को संभव कर सकता है। दरअसल टेक्नोलॉजी विकास के 3 चरण मुख्य होते हैं जो आपस में एक दूसरों से जुड़े हैं। असल में देखा गया तो टेक्नोलॉजी के जो डेवलप है वो 3 हिस्सों में डेवलप होता है, वो है एक दूसरों से जुड़े हुए रहते हैं। पहला चरण सृजन का होता है। सृजन बोले तो पहचानना है, पहले क्या करना है सोचना है, जिसमें उपयुक्त विचार या खाका का नक्शा होता है। यानी पहले जो सृजन होता है, यानी ऐसा क्रिएट करना है, ये चीज़ ऐसा बनाना है बोल के जो क्रिएट होता है उसके लिए विचार भी होना और उसकी एक निशानी भी बनना है, ये चीज़ ऐसा बनाएंगे बोल के। फिर ये अपने व्यवहारिक प्रयोग से वास्तविक रूप में सामने आता है। उसके बाद ये क्या है, असली रूप में बन के बाहर आता है। अंत में समाज द्वारा इसके विस्तार में इसका अंत हो जाता है। ये क्या है, पहले ढांचा बनाया गया, उसके बाद वो चीज़ असलियत में बनी, उसके बाद समाज में विस्तार यानी पूरा फैलाया गया। ये प्रक्रिया तो पूरी हो जाती है जब यह टेक्नोलॉजी नए नए सृजनात्मक विचारों को पैदा करती है। ये सब प्रक्रिया यानी ये पूरा काम जब पूरा होता है कि जो टेक्नोलॉजी नए नए चीज़ों को सृजन करना यानी खोज करना, ये विचार जो पैदा होते हैं जब भी ये चीज़ होती है। टेक्नोलॉजी विज्ञान से भिन्न एक सामूहिक गतिविधि है। ये टेक्नोलॉजी क्या है, साइंस से एक अलग सामूहिक गतिविधि भी होती है। ये किसी एक व्यक्ति की बुद्धि या समझ पर आधारित नहीं होती, बल्कि कई व्यक्तियों की अपनी आपसी बौद्धिक प्रतिभा पर आधारित होती है। ये जो टेक्नोलॉजी है किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं होती, लेकिन बल्कि कई व्यक्तियों से, यानी जो 3-4 जने मिलके अपने अपने विचार जो प्रकट करते हुए रहते, जब भी इसे आधारित कर ले सकते हैं। मेरा मानना है कि एकीकृत गाइडेड मिसाइल विकास कार्यक्रम RGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की सबसे बड़ी सफलता का तथ्य यह नहीं है कि देश ने रिकॉर्ड समय के भीतर 5 मिसाइल प्रणालियां विकसित कर लेने की क्षमता हासिल कर ली। क्या है, ये जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, उससे ये नहीं कि देश जल्दी रिकॉर्ड कायम कर ली और 5 मिसाइल प्रणाली का विकसित कर ली, यह क्षमता हासिल कर ली, बल्कि तथ्य यह है कि इसके माध्यम से वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरिंग की कुछ सर्वश्रेष्ठ टीम तैयार हो गई। तो ये मिसाइल वो ये तैयार करना, इतना जल्दी काम होना का मतलब है यहाँ पे इसके ज़रिए अपने को ये मालूम होता है कि यहाँ पे वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट और इंजीनियर ये सब मिलके काम करे, तो ये जब भी ये जल्दी जल्दी काम होते हुए आया। यही है टीम वर्क। अगर कोई मुझसे भारतीय रॉकेट विज्ञान में मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि के बारे में पूछता है तो मैं बताऊंगा कि मैंने नौजवानों की टीमों के लिए एक ऐसे माहौल तैयार किया जिसमें वे अपने दिल और आत्मा का संघर्ष अपने मिशन में लगा सके। अगर से कोई मुझे पूछे रॉकेट विज्ञान में आपका व्यक्तिगत उपलब्धि के बारे में अगर से कोई पूछे, तो उन्होंने
नौजवानों की जो टीम है उनके ज़रिए से ये टीम तैयार हुई। उन लोग ही ये मिसाइल वो ये तैयार करने के लिए काम करें और उन लोग दिल और आत्मा से संघर्ष करके लड़के अपने मिशनों को यानी अपने काम को चला सक रहे थे। अपने निर्माण के दौर पे टीम बच्चों की तरह ही होती है। जो ये चीज़ तैयार करते हैं वो टाइम पे जो टीम है एक बच्चों की टीम की वैसी होती है। वे एकदम उत्तेजनशील, ओजस्विता, उत्साह एवं उत्सुकता से भरपूर और अपने को विशेषता दिखाने की इच्छा लिए होती है। ये क्या है, अपने निर्णय के दौर पे यानी अपने तैयारी के दौर पे टीम बच्चों की तरह रहती। वे एकदम उत्तेजनशील यानी कुछ एक चीज़ करना है बोल के एक जोश आया हुआ रहता और उसमें जोश भरे हुआ रहता और खुशी से ये मैं करना है बोल के उन लोगों में उत्साह यानी एंकरेज होते रहता है। ये सब विशिष्ट देखने की इच्छा लिए होती है। ये क्या है, उन लोगों की ख्वाहिशों के लिए ये चीज़ मैं करूँगा, हमारे से भी बोल के नाम आएगा, ये जोश उन लोगों में भरे हुआ रहता। हालांकि बहुकाएं हुए अभिभावक अपने व्यवहार से इन बच्चों की सकारात्मक विशेषताओं को गुणों को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़े लोग ये चीज़ों को नष्ट कर सकते हैं। टीम की सफलता के लिए काम का माहौल ऐसा होना चाहिए जो कुछ नया करने का अवसर प्रदान करे। टीम की सफलता के लिए जो ग्रुप रहती उनकी जीत हासिल करने के लिए उन लोगों में एक ऐसा माहौल होना है कि उन लोगों में कुछ ना कुछ एक नई चीज़ हम क्रिएट कर सकें। तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय यानी DTD NP डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और दूसरी जगहों पर काम करने के दौरान मैंने ऐसी चुनौतियों का मुकाबला किया है। यानी इतनी जगह उन्होंने काम करने के बाद इन्होंने ऐसे चुनौतियों का यानी ऐसे कामों को उन्होंने मुकाबला किए, यानी उनके सामने जो भी परेशानियां आए उसको जीत हासिल करने के लिए किए हैं। लेकिन अपनी टीम को हमेशा ऐसा माहौल देना सुनिश्चित किया जिसमें वे कुछ नया कर सकें और जोखिम उठा सकें। लेकिन इतने चुनौतियों का मुकाबला करते हुए लेकिन अपनी टीम को हमेशा एक ऐसा माहौल देते गए कि उन लोगों में एंकरेज आना है और उन लोग खुशी से वो काम करना है, वो काम जीत हासिल करने के लिए उन्होंने जोखिम भी उठा सके यानी परेशानी भी उठा सके। SLV-3 परियोजना और बाद में एकीकृत गाइडेड मिसाइल विकास कार्यक्रम के दौरान हमने पहले परियोजना टीम बनानी शुरू की। क्या है, LLV-3 के तहत और उसके बाद एकीकृत गाइडेड मिसाइल विकास करने के लिए ये दोनों के लिए पहले इन लोग एक टीम बनाना शुरू किए। इन टीम में काम कर रहे लोगों ने अपने को अपने संगठन की महत्वाकांक्षाएं की अग्रिम पंक्ति में पाया। जो ये टीम में काम करने वाले जो संगठन यानी यूनियन है उन लोग अपने महत्वाकांक्षाएं यानी वो चीज़ बनाने के लिए इम्पोर्टेंट देते हुए अग्रिमी पंक्ति में पाया है, सबसे आगे जा रहे थे। चूँकि इन टीम में एक तरह से मनोवैज्ञानिक निवेश किया गया था, यहाँ पे मनोविज्ञान साइकोलॉजी इन लोगों में भरी हुई थी, इसलिए वे बहुत ही सुस्पष्ट और अति संवेदनशील बन गई। इसलिए ये साइकोलॉजी से उन लोगों को आगे बढ़ाने की वजह से ये टीम ऐसी बन गई, वे संवेदनशील ये चीज़ अपन बना के ही रहेंगे। सामूहिक यश लेने के लिए वे एक दूसरों से व्यक्तिगत रूप से विशेष मानुपात में काम करने की उम्मीद करते हैं
और ये क्या है, ये चीज़ हासिल करने के लिए, एक चीज़ बनाने के लिए, वो पूरे करने के लिए एक दूसरों से बातचीत कर लेते हुए अपना काम आगे बढ़ा रहे थे। मैं ये जानता था कि संगठन व्यवस्था में किसी भी तरह की असफलता टीम में किए गए निवेश को बेकार कर देगी। क्या है, इन ये भी मानते कि ये संगठन व्यवस्था में किसी भी तरह के असफलता, यानी जो भी चीज़ असफलता हो रही, सफल नहीं प्राप्त कर रहे हैं, यानी जीत हासिल नहीं कर रहे हैं, वैसे टीम के लिए ये बेकार कर देती। इन टीमों को औसत कार्य समूहों के जिम्स कर दिया जाता है। क्या है, ये कामों में सबको थोड़ा थोड़ा डिवाइड किया जाता है। वहाँ भी ये असफल हो सकती थी तथा मान्य शर्तों के तहत उनके लिए जो बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं सजोई गई थी वे पूरी नहीं हो पाती। वहाँ पर भी इन लोगों में असफलता प्राप्त होती थी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े काम इन लोगों को देते थे तो उसमें वो काम पूरा नहीं हो पाता था। कई अवसरों पर तो संगठन अपनी शक्ति खो चुकने के किनारे पर था अतः कई प्रतिबंध लगाने पड़े। कितनी की मेहनत के बाद, कितनी की ताकत इस्तेमाल करने के बाद भी इन लोग हार के किनारे आ रहे थे, लेकिन इन लोगों को थोड़े प्रतिबंध शर्तें लगाई गई। SLV परियोजना की शुरुआत वर्ष में मुझे शीर्ष स्तर पर प्राय अधीरता का सामना करना पड़ा था। SLV जो मिसाइल बनाते वक्त शुरुआत में ये इसका सामना मुझे करना पड़ा था, क्योंकि काम में प्रगति तत्काल नज़र नहीं आ रही थी। जो काम अपन कर रहे थे उसमें जो डेवलपमेंट्स जल्दी जल्दी नज़र नहीं आ रहे थे। कई लोगों का मानना था कि SLV-3 पर अब संगठन का नियंत्रण नहीं रह गया था। जो SLV-3 के पर जो संगठन है उन लोगों का कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था, जिससे टीम उच्छृंखल हो जाएंगी और अनुशासनहीनता फैलेगी तथा संगठन में अवस्था मच जाएगी और संदेह पैदा होने लगेगा। ये क्या हो रहा, इसमें टीम संभालने वाला कोई नहीं है, इसमें उन लोग उधर इधर बिखर जाएंगे और इन लोगों पे अनुशासन यानी रूल्स वे नहीं रहेंगे और संगठन की अवस्था पूरी बिगड़ जाएंगी। कुछ संदेह आया तो किससे पूछेंगे, ये इन लोगों में था। लेकिन सभी अवसरों पर ये आशंकाएं काल्पनिक साबित हुई, लेकिन सब अवसरों पर ये पूरे जो आशाएं हैं ये काल्पनिक थी, यानी सोच थी। संगठनों में कई व्यक्ति बहुत ही मजबूत स्थिति में थे। जो ये ग्रुप था उसमें कई लोग बहुत मजबूत थे। उदाहरण के लिए VSSC में जिन्होंने टीमों को सौंपा एक संगठनिक लक्ष्य के प्रति प्रतिबंधित एवं जिम्मेदारियां। एक एग्जाम्पल के लिए VSSC में जिन्होंने टीम को सौंप दिया ये काम, संगठन के लक्ष्य को, ये लक्ष्य आप करके होना है, ये जिम्मेदारियां उनको सौंपी गई। हमेशा काम करके आंख वे हमेशा गलत सिद्ध हुए। इन लोग कितना करने के बाद भी उन्होंने काम करते थे लेकिन गलत साबित होते थे। जब आप एक परियोजना टीम के रूप में काम करते हैं तो आपको सफलता की कसौटी के लिए मिली जुली दृष्टि विकसित करनी होगी। जब अगर से एक परियोजना यानी एक प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं आप एक टीम के से, तो आप सफलता की कसौटी के लिए, सफलता हासिल करने के लिए मिलजुली दृष्टि से सब मिलजुल के काम करना पड़ेगा। हर टीम के काम में हमेशा बहुविधा और विरोधाभासी उम्मीदें बनी रहती हैं। हर एक टीम में भी हमेशा बहुविधि, मैं बहुत करूँगा, मैं कम करूँगा, ये सोच रहेंगे और विरोधी भावना भी रहती। अच्छी परियोजना टीम में उस मूल तत्व और उन मुख्य लोगों को फौरन पहचानने में समर्थ होती हैं। ये जो परियोजना जो प्रोजेक्ट वर्क है वो टीम में जो मूल तत्व है, असली तत्व जो है, उससे किसके पास है वो फौरन पहचान लेने की समर्थता होनी चाहिए, जिससे सफलता की कसौटी
तय कर ली जानी चाहिए। इससे वो चीज़ पहचान लेके अपन सफल होने के लिए तय कर लेना है। टीम के नेता की भूमिका का एक निर्णायक पक्ष ऐसा मुख्य लोगों से उनकी ज़रूरतों के बारे में बातचीत कर लेना तथा उनके प्रभावित करने का होता है। क्या है, जो टीम के नेता जो लीडर रहते हैं उनकी भूमिका ऐसी रहना है कि उन लोगों के क्या क्या ज़रूरत चीज़ें हैं उसके बारे में बातचीत करके, या कोई नई टेक्नोलॉजी बाहर से है क्या उसके बारे में जानकारी करके इन लोगों को वो चीज़ पहुंचाना है। और टीम नेता को ये भी सुनिश्चित करना होता है कि जैसे जैसे परिस्थितियों का विकसित हो या बदलाव तत्वों पर नज़र जमी रहें, मुख्य लोगों और अन्य लोगों के बीच संवाद नियमित रूप से जारी रखें। जो टीम का लीडर रहता है उन जो परिस्थितियाँ बदल रही, जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी रखना है और बड़े बड़े लोगों से बातचीत में भी उन्हें रहना है। SLV-3 टीम ने स्वयं ही अंतरिक्ष सफलता की कसौटी विकसित की थी। SLV-3 जो टीम थी, जो ग्रुप था, वो उसमें स्वयं उन्होंने अपने खुद आंतरिक सफलता की, ये जो जीत हासिल करने की कसौटी विकसित की यानी डेवलप की है। स्वयं ही अपने स्पष्ट मानदंड, उम्मीदों और लक्ष्य निर्धारित किए थे। उन्होंने खुद एक स्पष्ट तरीके से मानदंड, उन लोग किसी तरीके का पनिशमेंट देना है और उन लोगों की उम्मीदें क्या है, उन लोगों का लक्ष्य क्या है, ये निर्धारित किए थे। हमें सफलता हासिल करने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है और हम सफलता को कैसे आंकेंगे, यह भी हमने खुद ही तय किया था। क्या है, हम क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है अपने को, ये सफलता हासिल करने के लिए क्या क्या होना है, ये सब हम खुद तय कर लिए थे। उदाहरण के लिए हम अपने कार्यों को किस तरह पूरा करने जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल के लिए, जो हम काम कर रहे हैं वो किस तरीके से पूरे करने जा रहे हैं, कौन क्या करेगा और किन मापदंडों के अनुसार करेगा, ये काम कौन कितना करेगा, कौन माप तोल के ये काम करेगा, समय सीमाएं क्या है, टाइम लिमिट क्या है, और संगठन में टीम दूसरों के संदर्भ में खुद कैसे काम करेगी, और ये टीम दूसरों के लिए कैसे काम करेगी, खुद कैसा काम करेगी, अपन कैसा काम करेगा और दूसरों के संदेह कैसा काम करेगा, ये समय की लिमिट क्या है, ये सब इन लोग तय कर ले। किसी भी टीम में सफलता की कसौटी तक पहुंचने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल एवं कौशल युक्त होती है। किसी भी टीम में, कौन सी भी टीम हो दो, सफलता हासिल करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं, कौन से जो तरीक़े हैं, वो जटिल हैं, यानी मुश्किल हैं और कौशलता युक्त होती है। क्योंकि ये ही छत के नीचे काफ़ी कुछ घटित होता है। एक ही छत के नीचे, एक ही जगह पे कई चीज़ें वहाँ पे होते हैं। जबकि साधारण तौर पर टीम बाहर से परियोजना के लक्ष्यों को हासिल करने के उद्देश्य से ही काम करती है, लेकिन साधारण तौर पे जो टीम है, जो ग्रुप है, उन लोग क्या है, ये जो प्रोजेक्ट है वो हासिल करने के लिए, वो लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ही काम करती है। लेकिन मैंने बार बार देखा है कि लोग यही तय नहीं कर पाते हैं कि वे क्या करना चाहते हैं, और फिर भी कार्यशैल में जब उनके सामने कोई काम होता है तो वे उसे करना नहीं चाहते। लेकिन मैंने यानी अब्दुल कलाम ने बार बार ये चीज़ देखते हुए आए कि जो लोग वो काम करने के लिए तय नहीं कर सकते, जो काम करना चाहते थे और फिर वो कार्यशाला में यानी लैब में जाने के बाद उनके सामने कोई काम होता है तो उसे करने के लिए उन लोग तैयार नहीं रहते। असल में एक परियोजना टीम के सदस्य को जासूसी की तरह होना चाहिए। जो टीम लीडर रहता उन्हें जासूस के ऐसा होना चाहिए। उसे ये देखते रहना चाहिए कि परियोजना का काम किस प्रकार आगे बढ़ रहा है, और फिर परियोजना की ज़रूरतों के बारे में स्पष्ट, व्यापक और गहरी समझ बनाने के लिए विभिन्न सबूतों को एक साथ रखकर
उन पर विचार करना चाहिए। क्या है, जो जासूस बन गए इन्हें ये देखना है कि ये प्रोजेक्ट वर्क कहाँ तक आया, किस प्रकार आगे बढ़ रहा है, ये परियोजना में यानी ये प्रोजेक्ट में क्या क्या ज़रूरत है, उसके बारे में उसको स्पष्ट क्लियर मालूम करना है, उसे व्यापक करना है, यानी खुले से समझाना है और गहराई में समझाना है और विभिन्न सबूतों को यानी ये चीज़ें होना है बोल के उसे विटनेस के वैसा बताना है और उसके बाद उनसे विचार यानी बातचीत करना है कि ये इस तरीके से करना है। दूसरे स्तर पर परियोजना नेता को टीम एवं कार्य केंद्र के बीच संबंध को बढ़ावा देने तथा विकसित करने का काम करना चाहिए। एक दूसरे तरफ से जो प्रोजेक्ट के नेता है उनको टीमों एवं कार्य यानी ये टीम कैसा कर रहा और उनका काम कैसा चल रहा, ये इसके बीच में संबंध बढ़ावा रखना है, यानी संबंध रखना है और उसको विकसित करने का काम भी करना है। दोनों ही पक्षों को अपनी आपसी समझ के बारे में बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए और दोनों को ही परियोजना में बराबर का पूर्ण रूप से साझेदार होना चाहिए। क्या है, ये दोनों पक्षों को भी यानी टीम वर्क को भी विकसित करने वालों को भी, दोनों को भी जो बीच में आपस में समझ होना है और ये स्पष्ट होना है कि दोनों भी परियोजना में बराबर हिस्सेदार है। अगर से उन काम करेंगे तो काम आगे नहीं बढ़ेगा, तो ऐसा पूर्ण रूप से समझदारी होना चाहिए। फिर भी दूसरे स्तर पर हर एक पक्ष को दूसरे पक्ष की क्षमताओं का आकलन करते रहना चाहिए। फिर भी दूसरे तरीके से हर एक पक्ष को भी यानी जो इंजीनियरिंग है यानी तो साइंटिस्ट हैं, ये दोनों को भी एक दूसरे की क्षमताएं काबिलियत का अवलोकन कर लेते रहना यानी पहचान कर लेते रहना है और एक दूसरे की शक्ति एवं कमजोरियों के बारे में जानते रहना चाहिए और ये दोनों की एक दूसरे की शक्ति ताकत कितनी है और उन लोगों में कमजोरियां क्या क्या है वो भी पहचान लेना है, ताकि ये तय किया जा सके कि क्या किए जाने की ज़रूरत है और इसे कैसे किया जाना चाहिए। क्योंकि ये क्यों पहचान लेना है, ये कमज़ोरियां और शक्तियां ताकत क्यों जानना है बोले तो यहाँ के इसे कैसा पूरा कर सके, ये कमज़ोरियों को कैसे दूर कर सके, ये एक दूसरे में जानकारी हो सकती। दरअसल यह पूरा खेल ठेकेदारी की प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। अगर से देखा गया तो ये खेल पूरा यानी ये टीम वर्क पूरा एक ठेकेदारी एक गुत्तेदार के हाथ के नीचे मजदूरों जैसा काम करते, वैसा टीम लीडर के हाथ के नीचे इतने जने काम कर रहे हैं, ऐसा देखा जा सकता है। ये संभावना तलाशने और किसी समझौते पर पहुंचने को लेकर है। ये संभावनाएं क्या, ये जो समझौते हैं ये तलाशें हैं किसी को समझाते हुए और वहाँ तक पहुँचाने के लिए हैं, जिसमें एक पार्टी दूसरे से कुछ अपेक्षाएं करती हैं, एक टीम वाले दूसरे टीम से कुछ न कुछ चीज़ हासिल करने की अपेक्षाएं यानी ख्वाहिश रखती है, यानी तो कुछ चीज़ मेरे को उनके ज़रिए से मालूम होती बल्कि एक उम्मीद रख ले सकती। ये दूसरी पार्टी के दबाव की यथार्थवादी समझ के बारे में है। ये क्या है, दूसरी पार्टी के दबाव में यथार्थवादी असलियत क्या है ये समझ के बारे में है। ये सफलता की कसौटी को बताने के बारे में और उसे साधारण नियमों की व्याख्या करने के बारे में है। ये क्या है, ये सफलता की कसौटी, जो सफलता है उसको हासिल करने कसौटी यानी एक टाइट मुड़ी है, उसे हासिल करने के लिए उसको बताने के लिए उसके बारे में साधारण नियमों के बारे में व्याख्या करने के बारे में ये सब यहाँ पे लिखे हुआ है, जिसमें कार्य से संबंध स्थापित करने के बारे में बताया जाता है। ये पूरा क्या है, ये नियमों का व्याख्या इसलिए किया जाता है कि ये जिसमें कार्य से संबंध जो काम से रिलेटेड है उसे स्थापित करने के बारे में, उसे हौसले पैदा करने के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। लेकिन इन
सबसे ऊपर ये तकनीकी एवं व्यक्तिगत स्तरों पर स्पष्ट संबंध विकसित करने को लेकर हैं, लेकिन यह सबसे ऊपर तकनीकी एवं व्यक्तिगत टेक्नोलॉजी और व्यक्तिगत स्तरों पर स्पष्ट संबंध डेवलप करने के बारे में है। IGMDP ने शिवधनुष पिल्ले और उनकी टीम ने स्व विकसित तकनीकी PACE यानी प्रोग्राम एनालिसिस कंट्रोल एंड एवल्यूशंस के माध्यम से इस क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करके दिखाया था। क्या है? शिवधनु पिल्ले उनके उनकी टीम विकसित करके टेक्निक में PACE ये प्रोग्राम से उन्होंने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय यानी जीत हासिल करके दिखाया था। वह रोज़ाना 12 से 1 बजे तक परियोजना टीम के सदस्य तथा किसी एक कार्य केंद्र के साथ बैठने और उनके बीच सफलता का स्तर बनाने का काम करते थे। वो क्या है? रोज़ाना 12 से 1 बजे तक परियोजना प्रोजेक्ट टीम के सदस्य थे और ये कार्य केंद्र के साथ बैठते थे, जो काम करते थे उन लोगों के साथ बैठे हुए रहते थे, उन लोगों को हर एक चीज़ बताते थे और उनके बीच सफलता का स्तर बनाने का काम करते थे। ये जीत हासिल करने के लिए उन लोगों में इंकरेज करते थे। सफलता कैसे हासिल की जाए और भविष्य की दृष्टि क्या हो, सफलता जीत कैसे हासिल करना है और फ्यूचर में इसकी नज़र क्या है, इसकी योजना ही सफलता के लिए प्रेरणा उत्पन्न करती है। इसकी जो योजना प्लानिंग है वही सफलता के लिए आगे बढ़ाती है, जो कि मैंने खुद पाया है। जो ये चीज़ मैंने खुद यानी अबुल कलाम खुद ये चीज़ को हासिल किया है और हमेशा चीज़ों को साकार बनाती है और ये चीज़ हमेशा जो भी चीज़ को सफलता हासिल करने के लिए साकार बनाती है। तकनीकी प्रबंध की अवधारणा की जड़ें विकासात्मक प्रबंध मंडल में निहित है। जो तकनीकी संबंध के चीज़ें हैं, जो जड़ें हैं, वो विकास करने के प्रबंध में निहित है, रखे हुए हैं, जो कि 60 के दशक के शुरू में सद्भाव एवं उत्पादनमुखी प्रबंध ढांचे के बीच विवाद से शुरू हुई थी। जो 60 के दशक 60 के दशक में जो ये शुरू हुए थे, उत्पादनमुखी प्रबंध जो ढांचे, इसके बीच में एक विवाद शुरू हुआ था। मुख्य रूप से 2 तरह की प्रबंध स्थितियां होती हैं। एक फैमल, इसमें 2 तरीके के स्थितियां होती हैं। पहला है प्राइमल, जिसमें आर्थिक कर्मचारी का मूल्य महती होता है, जिसमें कर्मचारियों का जो मूल्य तनख्वाह होती है वो महंती होती है, इम्पोर्टेंट होती है। और दूसरी रेशनल, जिसमें संगठनात्मक कर्मचारी का मूल्य मुख्य होता है और दूसरे में जो संगठन कर्मचारी यानी लीडर हैं उसके भी तनख्वाह इम्पोर्टेंट होती है। प्रबंध को लेकर मेरी जो अवधारणा है वो उसी कर्मचारी के इर्द गिर्द है जो तकनीकी व्यक्ति है। जो ये तनख्वाह का प्रबंध को लेके जो है वो कर्मचारी के यानी जो काम करने वाले के इर्द गिर्द यानी उधर इधर मंडलाती हुई आती है। जो भी आदमी 4 घंटे काम करने वाला, अगर से ये टीम वर्क में रह गया तो टाइम बैठ के करके ज़्यादा देर अगर से काम करेंगे तो तनख्वाह उतनी ही मिलेंगी। क्यों करना, मेरे टाइम की पाबंदी पे मैं चले जाऊंगा, ये सोच उसके आसपास मंडलाते हुए रहती। जबकि फॉर्मल मैनेजमेंट स्कूल व्यक्तियों को उनके स्वतंत्रता के लिए मान्यता देता है, जबकि फॉर्मल मैनेजमेंट जो है स्कूल का मैनेजमेंट जो आदमियों के लिए उनकी आज़ादी के लिए इम्पोर्टेंट देता है, जबकि रेशनल मैनेजमेंट उन्होंने उनकी निर्भरता के लिए अभिस्कृति देता है। जो जबकि रेशनल मैनेजमेंट है उनके निर्भरता पे, उनके जो विकसित डेवलपमेंट के पर, उसके कैरेक्टर के पर अनुभवित करता है। मैं उन्हें उसके अंत निर्भरता के रूप में लेकर चलता हूँ। मैं वो चीज़ों को लेके चलता हूँ। जहाँ फॉर्मल मैनेजर स्वतंत्रता उद्यम लेकर चलते हैं, वहीं रेशनल मैनेजर आपसी सहयोग से काम करता है।
जहाँ पे फीमेल मैनेजर जो स्वतंत्रता, जो आज़ादी दे के कारखाने वो मिशनरी जो भी चला रहे हैं, वही रीजनल मैनेजर आपस में सहयोग यानी उनको एंकरेज करते हुए, उनका साथ देते हुए काम करते हैं। और मैं एक अंतनिर्भर संयुक्त उद्यम लेकर चलता हूँ। मैं क्या है, एक अंतनिर्भर संयुक्त यानी संयुक्त दोनों को भी लेके चलता हूँ। सभी को साथ लेकर नेटवर्क, संसाधनों, कार्यक्रम निर्धारण, मूल्य, लागत आदि सभी को मैं क्या है, ये सबको नेटवर्क यानी अपना नेटवर्क कहाँ तक फैले हुआ है, क्या क्या करना है इसे, और उसके कामों को और उनके कार्यक्रम निर्धारण, उनके टाइम फिक्स करना, जो काम करना है उन लोगों के पर ये काम तुम्हारा है बोल के छोड़ देना, और उनका मूल्य, उनकी कीमत, ये सब उसके पर निर्भरित करते हुए आता हूँ। अग्रहम मैस्लो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्व कार्यवजनित के लिए मनोविज्ञान को अवधारण के स्तर पर बहस के लिए प्रस्तुत किया। जो अब्राहम मैस्लो जो पहला आदमी है, उन्होंने कार्यवचन में नए मनोविज्ञान, नए साइकोलॉजिस्ट को अवधारण स्तर पर बहस करते हुए देखा। यूरोपी में रुडोल्फ स्टाइनर और रेग रेवंस ने इस अवधारण को व्यक्तिगत शिक्षा की प्रणाली तथा संगठनात्मक नवीनीकरण के रूप में विकसित किया। जो यूरोप के रुडोल्फ स्टेनर और रेग रेवांस, ये दो आदमी जो शिक्षा की प्रणाली में ये नवीनीकरण के रूप में इसे डेवलप किए। एंग्लो जर्मन प्रबंध दार्शनिक फ्रुटेज सुयशरण ने बौद्धिक अर्थशास्त्र की शुरुआत की। जो एंग्लो जर्मन के प्रबंध दार्शनिक प्रोजेक्ट के शुरुआत के और बौद्ध अर्थशास्त्रवेत्ती की शुरुआत की। भारतीय उपमहाद्वीप में महात्मा गांधी ने ज़मीनी स्तर पर टेक्नोलॉजी पर जोर दिया और ग्राहक को संपूर्ण व्यावसायिक गतिविधि को केंद्र बिंदु में रखा। जो इसके अलावा जो भारत में महात्मा गांधी ज़मीनी स्तर पर टेक्नोलॉजी पे जो जोर दिया और ग्राहकों को संपूर्ण व्यावसायिक के गतिविधियों को एक केंद्र बिंदु बना के रखा था। जो JRD टाटा की प्रगति की ओर ले जाने वाले बुनियादी ढांचा लेकर आया। जो है JRD टाटा के डेवलपमेंट, प्रगति डेवलप के लिए एक ढांचा यहाँ पे लेके आया गया। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा और प्रोफेसर विक्रम साराभाई ने परमाणु ऊर्जा पर आधारित उच्च टेक्नोलॉजी एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की और साथ ही संपूर्णता व प्रभाव के प्राकृतिक नियम पर स्पष्ट जोर दिया। जो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा और विक्रम साराभाई, ये दो जने परमाणु ऊर्जा के लिए इसके आधारित टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए इन लोग शुरुआत किए। उसके साथ ही संपूर्णता और प्रभाव के प्रकृति नियमों के यानी दुनिया के जो नियमों है उसके पर भी जोर दिया। डॉक्टर बाबा एवं प्रोफेसर साराभाई के विकासात्मक दर्शन को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति लाने के लिए एकता के एक और प्रकृति के सिद्धांत पर काम किया। क्या है, डॉक्टर होमी बाबा और साराभाई ये दोनों विकासात्मक दर्शन को ये जो डेवलप करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जब डॉक्टर MS स्वामीनाथन ये भारत में हरिता क्रांति यानी हरियाली फैलाने की ये एकता लाने के लिए प्रकृति के सिद्धांत पे काम कर रहे थे। डॉक्टर वर्गीस कुरियाना ने सहकारिता आंदोलन को सशक्त बनाकर डेयरी उद्यान में एक नई क्रांति ला दी। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ये क्या है, सहकारिता आंदोलन में, सहकारिता रिवॉल्यूशन में सशक्त बनकर डेयरी उद्यान में भी एक नई क्रांति लाए। प्रोफेसर सतीश धावन ने अंतरिक्ष शोध में मिशन प्रबंधन की अवधारणा को विकसित किया। सतीश धावन जो अंतरिक्ष शोध में मिशनों के प्रबंध करने के लिए
विकसित किए, उसके डेवलपमेंट किए। IGMDP में मैं अंतरिक्ष शोध में डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश द्वारा स्थापित उच्च टेक्नोलॉजी को अनुकूल बनाते हुए प्रोफेसर साराभाई की दृष्टि और प्रोफेसर धावन के मिशन को शामिल करने की कोशिश की। क्या है IGMDP के अंतरिक्ष शोध में डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश के साथ मिलके उनके टेक्नोलॉजी, उनकी जो उच्च टेक्नोलॉजी है, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के है, उसके अनुकूल बनाते हुए प्रोफेसर साराभाई की दृष्टि और प्रोफेसर धावन के जो मिशन था हरियाली का, उसके बारे में वो शामिल करते हुए वो चीज़ों के लिए कोशिश किए थे। भारतीय निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम में अंतरहीनता के प्रकृति के नियम को भी जोड़ने की कोशिश की। जो भारतीय निर्देशन में मिसाइल कार्यक्रमों के साथ साथ अंतरहीनता के प्रकृति के नियम भी, जो प्रकृति के नियम हैं, उसको भी जुड़ाने की कोशिश इसमें की गई, जिससे टेक्नोलॉजी प्रबंध की संपूर्ण स्वदेशी किस्म विकसित हो सके। जो ये टेक्नोलॉजी से संपूर्ण देश की, ये पूरे देश के हर एक किस्म की विकसित डेवलप हो सकें। तकनीकी प्रबंध वृक्ष तभी फैलाता है जब सफल रूप में ज़रूरतें, नवीनीकरण, अंतर्निर्भरता और प्राकृतिक प्रभावों का स्व कार्यान्वयन होता है। जो ये तकनीकी प्रबंध है, जो वृक्ष तभी फैलता है, जो झाड़ा जब भी फैलते हैं जब हर एक रूप से ज़रूरतों के नवीनीकरण के, यानी नए नए तरीक़ों से, नए नए टेक्नोलॉजी से ये सब प्रकृति के प्रभाव का कार्यनिर्वहन होता है, ये काम करते हुए जाते हैं। विकास के प्रतिरूप ही विकास की ही प्रक्रिया के लक्षण होते हैं। जो विकास, डेवलपमेंट के प्रतिरूप जो विकास है, जो विकास की जो प्रक्रिया है, जो काम है, वही उसके लक्षण होते हैं। जिसका मतलब यह होता है कि चीज़ें धीमे धीमे परिवर्तन और अचानक रूपांतरण के मिले जुले रूप में चलती है। क्या है इसका मतलब यह है कि जो चीज़ें हैं धीमे धीमे हर एक चीज़ों में तब्दीली होते हुए मिलजुले रूप में चलते हुए आती है। हर रूपांतरण या तो एक नई छलांग को जन्म देता है, जिससे सोच, ज्ञान अथवा क्षमता के एक और विकसित पटेल का प्रदुभित होता है। क्या है ये जो नया विकास मिलजुल के करते हैं, ये नई तरीके से कुछ एक नया छलांग मार के नई चीज़ को जन्म देता है, ये जिससे सोच और ज्ञान, नॉलेज भी बढ़ती है, सोच भी है अथवा क्षमता भी, और इसका विकास भी होते हुआ है, या फिर पुराने किसी पटल पर जा गिरता है, या डेवलप होता है, या नहीं तो कोई पुरानी चीज़ों पे आके गिरता है। अच्छा प्रबंध ऊपर उठाने तथा पीछे गिराने की प्रक्रिया को इस प्रकार अनवरत जारी रखता है। जो अच्छी प्रबंध है वो ऊपर उठाने के लिए तथा या पीछे गिराने के लिए ये जो प्रक्रिया है उसे इस प्रकार अनिवार्य जारी रखता है कि ऊपर उठाने की आवृत्ति और उसका तत्व आकार पीछे गिराने की अपहरणता को सदा न सिर्फ संभाल रहे बल्कि निरस्त भी करता चले। जो ये चीज़ है ऊपर उठाने की भी कोशिश करता या नहीं, उसे नीचे गिराने की भी, अपहरित को भी सदा ना सिर्फ संभाल रहे हैं, वो सिर्फ ना संभाल सक रहे हैं लेकिन उसको नीचे गिरा भी सक रहे हैं। यह था आज का पाठ, सफलता की कुंजी यानी टीम वर्क। यहाँ पे ये पाठ समाप्त होता है।